नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012 से लेकर 2019 के दौरान जो कुल 8 पेपर हुए हैं उन्हें हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो इस लेक्चर से पहले हमने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के 2 लेक्चर कंडक्ट किए थे जिसमें कुल 100 प्रश्न। तो इन 8 वर्षों में 2012 से लेकर 2019 तक के बीच हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे 8 पेपर में। उन्हें हमने 2 वीडियो के माध्यम से देखा है। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो होंगे वो आपको वहीं पर दिख जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। तो 2012 से लेकर 2019 के दौरान कुल 8 पेपर में 150 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो एक क्रम से हम इन्हें देखेंगे 2012 से शुरू करके। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें कि कुल 25 टेस्ट हैं। इसमें 10 टेस्ट फुल टेस्ट है, जिस प्रकार से आयोग का पेपर होता है वास्तविक, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, और 10 सब्जेक्ट वाइज है जिसमें कि कुल 100 प्रश्न होंगे और 5 करंट अफेयर्स, ऐसे करके 25 ये टेस्ट सीरीज है। तो प्रैक्टिस करने के लिहाज से बहुत ही अच्छी ये टेस्ट सीरीज है। एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही आप जब डेमो पीडीएफ हमारा देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक एक प्रश्न की व्याख्या हम काफ़ी डिटेल में लिखते हैं, काफ़ी विस्तार में उसकी व्याख्या लिखते हैं। तो तैयारी करने के लिए भी कम समय में वो बेहद सहायक है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको करना ये होगा कि लैपटॉप पे हैं तो www.decodexam.com, नहीं तो मोबाइल पे हैं तो जो हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जा कर के लिखिए डिकोड एग्जाम, वो आपको दिख जाएगा ऐप में। उसी प्रकार से वेबसाइट में भी उसी प्रकार से आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद होम पेज पे जब जाएंगे तो एक टेस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे 2 बटन वहाँ आ जाएगा, अटेम्प्ट टेस्ट और ज्वाइन नाउ। तो अटेम्प्ट टेस्ट में क्या है कि एक टेस्ट हमने पहला फ्री रखा हुआ है, तो आप टेस्ट दे करके देख सकते हैं कि पोर्टल ठीक से चल रहा है कि नहीं, और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वहीं पर आपको डेमो पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप व्याख्या वगैरह भी देख लेंगे कि हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया में अब ये आपने कर लिया, अब इसके बाद आपको अच्छा लगा, आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई आपको दिक्कत हो तो ये जो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं इन पे व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, ठीक है, आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए, इतनी बात हो गई। तो अब प्रश्न पे आते हैं। ये 2012 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ चलना है। मैं पढ़ूंगा, कभी कभी हो सकता है बड़ा ऑप्शन हो तो ना पढ़ूं, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है और जैसे ही आप प्रश्न को समझ लिए वैसे ही उत्तर देने का प्रयास हम मेरे साथ करते हुए चलिए। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको पता हो तो। देखिए, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं है, इस विषय पर एक लंबे समय तक मंथन चला। 1960 में स्थिति तब साफ हो गई जबकि बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उद्देशिका है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले निर्णय से पलटी और उसने कहा कि नहीं, ये जो उद्देशिका है ये संविधान का
एक हिस्सा है उसका, बल्कि अभिन्न अंग है। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि जो उद्देशिका है संविधान की, वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें सही होगा, इसमें सी सही होगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में भी इसी मत को धारित किया गया और तभी से ये चला आ रहा है कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती इसमें नहीं था, तो इसलिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को हमने जो है सही किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। जैसा उसे सबसे अच्छा लगे में ये बात हिडन है कि दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उसके अच्छा लगने से। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला और अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो ये मत जो था ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में दिया गया था। ठीक है, तो दूसरे का हमारा उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? 1, 2, 3, 4 लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। और इसलिए 1 और 2 हमें मिलता है ए में, तो तीसरे का उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसमें देखिए सीधे सीधे सी इसका उत्तर सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो कार्यकाल केवल 3 वर्ष का ही हो गया और ये 65 से अधिक हो गए तो 6 वर्ष नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये जो है 50 के ही हैं उम्र के और 56 तक 6 वर्ष बीत गया, अभी 65 नहीं हुआ है, तो भी ये चले जाएंगे, जो भी मतलब पहले हो। तो इसका हमारा उत्तर होगा चौथे का सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर बताएं। तो योजना आयोग के साथ जो है राष्ट्रीय विकास परिषद समन्वय करता। ठीक है, अब तो योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है। ध्यान दीजिए 2012 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? देखिए, संवैधानिक प्राधिकरण वो जिसके बारे में संविधान में साफ साफ लिखा हो, उससे रिलेटेड प्रावधान किया गया हो किसी न किसी आर्टिकल में। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। आप देखें तो इसमें से असंगत क्या लग रहा है वो दिमाग लगा करके निकाला जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है ये तो निश्चित रूप से नहीं है। जिला पंचायत का जिक्र पंचायतों के अंतर्गत किया गया, त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में भी बात है और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी बात है। तो किसके बारे में बात नहीं है? तो चौथे के बारे में बात नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, छठे का उत्तर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में महानियंत्रक
और लेखा परीक्षक के बारे में जो है स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में। तो जाहिर सी बात है कि इस पद का सृजन किसने किया है? इस पद का सृजन हुआ है संविधान द्वारा। संविधान ही इस पद का सृजन करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ए बी सी डी। तो देखिए ये जो विशेष ताकत है ये राज्य लोकसभा को ही मिली हुई है, ठीक है। तो लोकसभा में इसे पूर्व स्थापित किया जाता है। तो 8वें का उत्तर हमारा होगा ए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत हो गई। अब दिमाग अगर आप लगाएंगे कि इतनी बड़ी ताकत कौन जो है वहन कर सकता है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का कोई मतलब विशेष नहीं, क्योंकि राज्यसभा का दर्जा कई मामलों में लोकसभा से ऊपर है, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो नहीं करते हैं, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि जब भी ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा की, जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि संविधान संशोधन अधिनियम में के लिए जो है कोई भी ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो वो कोई जो है संशोधन जो संविधान में संशोधन करे, ठीक है, तो उसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये दो फैक्ट। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति। ए बी सी डी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई सरकार कब तक सरकार है? कोई सरकार कब तक सरकार है? तो कोई सरकार तभी तक सरकार है जब तक कि लोकसभा में उसका विश्वास है, लोकसभा में उसकी संख्या है। तो निश्चित रूप से लोकसभा के प्रति ही कोई मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और मंत्रिपरिषद की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री भी इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रधानमंत्री को मिला करके ही मंत्रिपरिषद बनती है। तो 10वें का हमारा उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये सब आसान प्रश्न एक क्रम से चल रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहार में और सिद्धांत में अंतर है। सिद्धांत में तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो वही बात जो हमने की कि कोई सरकार कब तक सरकार है? तो कोई सरकार तब तक सरकार है जबकि लोकसभा में उसका बहुमत है, लोकसभा में उसका विश्वास है। विश्वास का मतलब यहाँ संख्या से है। तो लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों सदनों के अलग अलग, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है सरकार से, तो ये लोकसभा। तो 12 का हमारा उत्तर होगा ए। और 50 सदस्यों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मोदी सरकार 1.0 में एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कांग्रेस आई थी, जो कि फेल हो गया। अगला, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? अब यह मुश्किल प्रश्न है। अब इस प्रश्न के गहराई में जाएं तो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको भारत के राष्ट्रपति
के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी उनके जो है बैकग्राउंड की होनी चाहिए, पहले से लेकर के वर्तमान तक की। इससे तो यही पता चल रहा है कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा। बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, KR नारायण और जाकिर हुसैन। तो इसका उत्तर है बीबी गिरी। बीबी गिरी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो बीबी गिरी, ये मुश्किल प्रश्न था। अगला, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, कोई भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त में से सभी को? जल्दी से 1 2 3 4। तो इसका उत्तर है 1, राष्ट्रपति को। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई सलाह लेता है तो वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। उनसे सलाह मांगी गई, उन्होंने सलाह दे दी, अब उस सलाह को मानना है या नहीं मानना है इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। वो केवल सलाह मांग लिया, आप सलाह दीजिए, इससे ज्यादा का काम आपका नहीं है। तो 14 का होगा हमारा उत्तर ए। अगला, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है ये। तो बलवंत राय मेहता, आयंकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति। तो इसका उत्तर आप लोग जानते ही होंगे, ABCD। तो स्वर्ण सिंह समिति C, ठीक है। अगला, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अब ये बहुत आसान प्रश्न हो गया। लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो यही संसद है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा। तो 16 का हमारा उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 17, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति के और मंत्रियों की विशेष समिति के संस्तुति से। तो क्या लिखा? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। तो अब ध्यान दीजिए कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, उससे पहले किससे पूछना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां राष्ट्रपति है तो यहां क्या होगा? यहां भी राज्य का राज्यपाल होगा। यहां न संसद होगी, न राष्ट्रपति होंगे, न ये होगा। कौन होगा? तो 17 का होगा बी, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं 18वें पे। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। अब सोच करके जरा देखिए ये कितनी बड़ी पावर की बात हो रही है और कितने बड़े लेवल पे इसको जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति की इच्छा से ऐसा किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है, संविधान ने राज्यसभा को यह शक्ति दी है। और यह किस आधार पर है? तो देखिए, भारत में जो लोकसभा है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि है। लोकसभा क्या है? भारतीय जनता की प्रतिनिधि है। लेकिन जो राज्यसभा है वो राज्यों की प्रतिनिधि है केंद्र में। तो केंद्र में लोकसभा प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये एक संघीय व्यवस्था है। इसलिए कई मामलों में राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा हुआ, और ये भी कि कोई भी विषय राज्यसभा राष्ट्रीय हित में घोषित करके उस पर अधिकार दे सकती है संसद को कानून बनाने की। तो ये इसी की आधिकारिकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 18 का हमारा उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं 19, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के निर्वचन,
ठीक है, संवैधानिक कोई प्रश्न है उसका निर्वचन होना है, कोई राय बनानी है, कोई धारणा प्रस्तुत करना है, कोई निर्णय देना है, तो उसमें कितने जजों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की पीठ होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 5। तो 19 का हमारा उत्तर है डी। अब यहीं से एक प्रश्न पूछता हूं कि भारतीय जो न्यायिक इतिहास है उसमें सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ किस मामले में बैठी थी, उसका जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। इतनी बार इतनी तरह की परीक्षाओं में ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर है सी, राजस्थान, नागौर। ठीक है, यहां से ये शुरू किया गया। तो आप ने देखा कि 2012 में जो प्रश्न आए थे, एक दो प्रश्न को छोड़ करके ज्यादातर प्रश्न बहुत ही आसान थे। अब आगे बढ़ते हैं, 13 में देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। ठीक है, और एक चीज और आप देखिए कि कुल 20 प्रश्न आए थे, तो इंडियन पॉलिटी कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता चला, और ये भी पता चला कि कितना रिपीटेटिव प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। अब 2013 में क्या हुआ उसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई राज्य हैं जहां बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, यानी वहां पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। लेकिन भारत के अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक सदन ही है। तो पहले तो कमेंट करके आप ये बताएं कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जहां बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, यानी जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? विधान परिषद के बारे में ये पूछा जा रहा है, और इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 169 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 338 और 338 से 337, 334 और 339। देखिए, मूल संविधान में लिखा गया था कि एससी और एसटी के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बाद में क्या हुआ कि 1989 में एक आयोग बना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। आगे जाकर के ये दो आयोग अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों आयोग अलग अलग हो गए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग अलग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक आयोग अलग। तो अब दो आयोग हैं आज के समय में। तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो है 338 जो कि मूल संविधान में ही था, और 338A। ठीक है, तो ये 22 का हमारा उत्तर होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 333, 221, 121, 139। इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है 331। ठीक है, ए 23 का 331। यहीं पर आपको कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। संविधान संशोधन अधिनियम 104 2019 जिसने कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण प्रदान किया गया है उसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। लगभग संविधान बनने के बाद से, लागू होने के बाद से यही कार्यक्रम चल रहा है। मूल संविधान में आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन जैसे ही उसकी वैलिडिटी खत्म होने को आती है वैसे ही इसको बढ़ा दिया जाता है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी और जो 2020
में समाप्त हो रही थी उसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। और उसी के साथ ये किया गया कि जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नामित होते थे, निर्वाचित नहीं होते थे, नामित होते थे, उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो हम 331 की बात कर रहे हैं अनुच्छेद की और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था अब नहीं है। हालांकि इसी के साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि चूंकि उन दोनों लोगों को भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी चुनती है, यानी जो पार्टी सरकार चला रही है वो चुनती है, तो वो दोनों सदस्य उसी सत्ताधारी पार्टी के इच्छा पर चुने जाते हैं, एक चीज, और 5 साल तक वो उन्हीं के प्रति वफादार बने रहते हैं, क्योंकि सांसद उन्होंने बना दिया आपको उठा करके सीधे, तो उन्हीं के प्रति वो बने रहते थे। इसलिए जो भी सत्ताधारी दल होता था उसे ये लगता था कि हमारे 2 सांसद इस प्रक्रिया से आगे बढ़ जाएंगे। बीजेपी के बारे में आप चाहे जो भी सोचते हो, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम उसने उठाया। इसमें जो है पूर्व नीति जो ये थी कि भाई हमारी ही संख्या बढ़ रही है, उससे उसने मुंह मोड़ा और कहा कि नहीं, हमको अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है, ये प्रावधान ठीक नहीं है, इसे हटाइए। अंग्रेजों के समझ से ये जो है चला रहा है। अगला, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जल्दी से बताइए कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें अनुच्छेद 48 सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861, 1851, 1871, 1881। ABCD जल्दी से बताइए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने यह प्रावधान किया कि इन 3 जगहों पर क्या बनेगा? उच्च न्यायालय बनेगा, हाई कोर्ट्स बनेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से यह किया गया। तो इसका उत्तर है ए। ठीक है, 1861। और इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उसी के अनुसार इसको स्थापित किया गया। अगला, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? KM पनिकर, HN कुंजरू, महात्मा गांधी। तो आप लोग निश्चित रूप से इसका उत्तर जानते हैं, इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता। तो 26 का हमारा उत्तर है डी, बलवंत राय मेहता। अगला, पंचायत समिति के सदस्य, स्टेटमेंट पढ़िए। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत जो 3 है, एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत, उसी को क्षेत्र पंचायत को ही पंचायत समिति कहते हैं। तो उसके सदस्य किस प्रकार से आते हैं ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ये जनता से निर्वाचित किए जाते हैं। हम लोगों की तरफ इन्हें BDC कहा जाता है। ठीक है, 60 में गाँव में यही भाषा प्रचलित है, इन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने जाते हैं। इसका मतलब 27 का हमारा उत्तर होगा C। आगे बढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को। अब देखिए, एक अच्छा प्रश्न है। बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। देखिए, चुनाव कराने की कई विधि है, लेकिन उसमें सबसे लोकप्रिय विधि यह है कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जो पोस्ट के पास सबसे पहले पहुंचा वो विजेता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति 50,000 वोट पाकर के चुनाव जीतता है और दूसरा व्यक्ति 49,999 वोट पाकर के चुनाव हार जाता है। यानी एक वोट अधिक पाकर के कोई जो है उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और एक व्यक्ति एक वोट कम पाकर के प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाता है। ये एक कमी है।
लेकिन ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक दल को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले उसके हिसाब से उसको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कैसे? तो एक राज्य है, ठीक है, और वहां 100 सीटें हैं। तो अगर किसी पार्टी ने उस पूरे चुनाव में 100 सीटों को मिला करके 8% वोट प्राप्त किया तो उस पार्टी को 8% वोट सीट दे दी जाती है। अगर किसी ने 20% वोट प्राप्त किया तो 20% सीटें उस पार्टी को दे दी जाती है। यही व्यवस्था होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। और इससे क्या होता है, पूरे प्रश्न को समझ लीजिए तो आप खुद ही से उत्तर दे लेंगे। अब क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है उसमें मान लीजिए कि कोई एक जो है धार्मिक समुदाय है और उसकी जनसंख्या 20,000 है, लेकिन वहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें जीत और हार 50,000 के ऊपर जाकर के तय होती है। कम से कम 50,000 वोट के आसपास आपको जीतने के लिए चाहिए, मुकाबला करने के लिए चाहिए। तो जो 20,000 वोट जिसके पास है वो तो हर समय हारेगा चुनाव, वो तो लगातार चुनाव हारेगा। और इसीलिए आप देख लीजिए कि 19% वोट पाने के बाद भी पिछले 2014 में बसपा को 0 सीटें यूपी में मिली, जबकि उसका वोट प्रतिशत 18 से 19% था, अगर मुझे ठीक से याद है तो, लेकिन सीटें 0 मिली। जबकि इस प्रणाली में होता तो जितने प्रतिशत वोट मिला उतनी सीटें दे दी जाती। तो अब यह पूछ रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अगर यह व्यवस्था आएगी तो यह सबसे ज्यादा क्या सुनिश्चित करेगी इस चारों में? तो यह सुनिश्चित करेगी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अल्पसंख्यकों की आवाज दब जाती है। अगर इनकी जनसंख्या कम है और ये पूरा बिखरे हुए हैं तो ये कभी भी किसी सीट पे जीत नहीं पाएंगे। हर सीट पे 20-20 हजार वोट पाएंगे, एक उदाहरण में मैं बता रहा हूं, और जीत हार का मुकाबला 50,000 में तय होगा। तो कुल मिला के इनका जो वोट है वो हर जगह पानी में चला जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संवैधानिक निकाय, गैर सांविधिक, ये सब जो है पूछता रहता है, इसे जो है हमें जानना होगा। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो जाहिर सी बात है हम इसका उत्तर जानते हैं, डी, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था और इसका जो है समाप्ति भी हो गई। अगला, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। इस चैनल पर वीडियो जो है पंचायत से रिलेटेड डाले गए हैं पूरे डिटेल में, उसमें पूरा कवर किया गया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो IX यानी 9, भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है और भाग 9A में नगरीय स्वशासी संस्थाओं की बात की गई है, यानी नगर पालिका की बात की गई है। तो 30 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा A। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन यानी स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायतें यानी नगर पालिकाएं, पंचायतें और नगर पालिकाओं की बात हो रही। तो जाहिर सी बात है राज्य वित्त आयोग इसका उत्तर होगा। तो 31 का हमारा उत्तर होगा C। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, ABCD। इसका उत्तर है 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में ही इस कानून को डाला गया और इसे जो है न्यायिक समीक्षा से बहुत लंबे समय तक बचाया जाता रहा है कि 9वीं अनुसूची में जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, बाद में तो मान लीजिए और डिसीजंस वगैरह आए। तो 32 का हमारा उत्तर है C। आगे बढ़ते हैं, 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है,
इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। जल्दी से बताइए और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए, मूल अधिकारिता क्या है, अपीलीय अधिकारिता क्या है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जिसको आता है वो करे। तो इसका उत्तर है, ये तीनों इसके पास है, तो मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो 33 का हमारा उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 34, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। अब ये एक प्रकार से मुश्किल हो जाएगा प्रश्न। इस तरह का फैक्ट है कि जनरली याद व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर पॉलिटी से 20-25 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो आखिर कोई कितना सही कर लेगा। 15, 16, 18, 20 तक, 20 से अधिक नहीं कर लेगा। तो हम देखेंगे 3-4 प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि जो कि काफ़ी पढ़ने के बाद भी उसको नहीं सही किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो करने लायक होते हैं पॉलिटी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, ABCD, इसका उत्तर है बिहार। कुल 11 सरकारें इस दौरान जो है बिहार में बनी, कुल 9 सरकारें इस दौरान बिहार में बनी। 67 से 71 के बीच में ही केवल 4 साल में 9 सरकारें। ठीक है, 35 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। और डी, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अभी पूरे सेंटेंस को पढ़ लीजिए। हालांकि सेंटेंस सभी आसान है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से एग्जामिनर आपसे क्या जांचना चाहता है। अगर ये प्रश्न हो तो इसका उत्तर है कि एग्जामिनर आपसे ये अपेक्षा ही नहीं कर रहा है जानने का। कम से कम इस प्रश्न को देख के मैं बता रहा हूँ, इस प्रश्न को देख के ये नहीं अपेक्षा की जा रही कि आप ये जानिए। वो पूछ रहा है कौन सही नहीं है। और ये हम लोग जानते हैं कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अगर आपको ये पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कैसे हो सकते थे। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस गलत है, और जब ये सेंटेंस गलत है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के सही होंगे। इसमें से एक गलत हमको खोजना है और एक हमने खोज लिया और ये पक्का एकदम है, तो इसका मतलब ऊपर के सब सही होंगे। तो 35 का क्या उत्तर होना चाहिए? डी। इसीलिए कोई भी प्रश्न देख करके घबराना नहीं चाहिए, उसे आराम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो देखिए एकदम आसान प्रश्न है। ऊपर देखें तो बहुत हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं भी आता हो और हम किस प्रकार से उत्तर निकाल करके ले आए, ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, अगला, तो ये 2013 के पेपर जो है समाप्त हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन कुल इसमें पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं 14 में। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ABCD, जल्दी से बताइए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, यह बड़ी शक्ति है, यह राष्ट्रपति ही वहन करेंगे। अगला, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। अब यह भी प्रश्न आप देख रहे होंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग मुख्य न्यायाधीश को करेगा, ये हम सभी को लगेगा। यही इसमें ट्रिक है। जबकि वो किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। तो 37 का हमारा उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? कौन सही है?
ये पूछा जा रहा है, सही बताना। यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। ठीक है। अब एक चीज ये है कि हो सकता है कि ये भी प्रश्न हमें मुश्किल लगे। तो हमको इतना तो पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसका मतलब ये जो 2 है ये तो सही नहीं है, और हमें क्या बताना है कौन सही है। तो 2 सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं सही है क्योंकि इसमें भी 2 है। इसका मतलब है ये भी नहीं सही है क्योंकि इसमें भी 2 है, और इसका मतलब है ये भी नहीं सही है क्योंकि इसमें भी 2 है। तो हमारा उत्तर आ गया। हमको और कुछ नहीं पता, हमको 25 वर्ष, हालांकि ये 30 होता है, तो ये तो सही गलत है। ठीक है, और ये सही है तीसरा, और ये पहला है सही। लेकिन मान लीजिए नहीं आता है, तो ये सबसे आसान ऑप्शन था कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता भैया, 6 वर्ष होता है। सामान्य जानकारी हमारे दिमाग में रहती है। तो क्या हुआ कि 2 जैसे ही नहीं है वैसे ही ये तीनों ऑप्शन उड़ गए, और ये जो है मैं उस स्थिति में बता रहा हूं कि इतना सरल ऑप्शन देके हो सकता है कि नीचे और तगड़ी जानकारी भर दे जो कि आपको नहीं आता हो। इसमें तो आपको सब आता होगा, ट्रिक की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ट्रिक अगर लग रही है तो उसको भी हम देख लें कैसे लग रही है। आप देखिए, आपका उत्तर आ गया। आपको 2, आप कुछ पढ़िए ही नहीं, इसको आपने देख लिया 2 और तीनों में देख लिया, तो बस अब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको उत्तर आ गया। तो 38 का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। अभी याद करिए 2012 के पेपर में हमने क्या देखा था। ये तो सीधा सीधा प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, आप देख लीजिए। और कई प्रश्न मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कई प्रश्न सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा रिपीट हुआ है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन्हीं से मिलकर के संसद बनती है। इसका मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके, इसमें उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 39 का हमारा उत्तर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। 40, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। ये कहता है, और ये एक गांधीवादी डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कुल 3 तरह के हैं, एक तो गांधीवादी, एक समाजवादी और एक पश्चिमी उदारवादी। तो ये गांधीवादी डीपीएसपी है, ग्राम पंचायतों का गठन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। भारतीय संसद के होना चाहिए, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को तय करता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। एक चीज ये है कि जितनी भी संसद की समितियां हैं उनके बारे में ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए, इनसे प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत और अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो 42 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 268 और 281 के अंतर्गत। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें हमें याद रखना है, और संविधान के जितने भाग हैं
और कौन सा भाग, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ शुरू होता है कहाँ तक जाता है, ये हमें याद रहना चाहिए। और ये अगर याद रहेगा तो हम इसका उत्तर दे लेंगे। तो 42 का हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, टी.टी. कृष्णाचारी। इस जल्दी बताएं ABCD। देखिए इसका उत्तर है बी.एन. राव। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनके कामों की उतनी क्रेडिट नहीं मिल पाई, और कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं कि बहुत कम काम करने के बाद भी उनका क्रेडिट बहुत उन्हें जो है उस काम का मिला है। तो अधिक करके जिन्हें कम क्रेडिट मिला, ऐसा एक नाम जो है बी.एन. राव का है। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। अगर भारत के संविधान को कई लोग ये कहते हैं कि कॉपी पेस्ट है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया भर के संविधानों से जो अच्छे तत्व थे, जो अच्छी बातें थी, उसे हमने उठा करके और अपने अकॉर्डिंग जो है उस पर बहस करके उसे अपने संविधान में लागू किया है। ठीक है, लेकिन दुनिया में बहुत लोग भारत में ऐसा कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि विभिन्न देशों के संविधान का जो निर्वचन करने का मामला था, यानी जो कॉपी पेस्ट का मामला था लोगों के नज़र में, वो कॉपी करने का काम इन्होंने ही किया था। सारे देश के संविधान को पढ़ना, क्या क्या चीज़ें डालना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने किया था। इनके बारे में पढ़िएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो 1 2 3 4। तो एन गोपाला स्वामी, ये मुश्किल प्रश्न हो जाएगा मेरे हिसाब से, और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा 44 का सी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? फिर से देखिए, ये तो तीसरी बार आ गया प्रश्न। वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग। 45 का बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। 1 2 3 4। तो इसका उत्तर है 14 दिन। ये सब आसान प्रश्न है, ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 47 का हमारा उत्तर हो जाएगा 2 कर सकता था। हालांकि 331 अनुच्छेद 331 में इसकी व्यवस्था थी, तो अब समाप्त कर दिया गया। अब इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह गया, इस पर हमने बात की है। तो आगे बढ़ते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन समिति नहीं है? तो हमें 2 नाम तो बहुत ज़्यादा हम रिपीट कर चुके हैं, ये लोग इतिहास में अमर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश PCS ने इतना प्रश्न बनाया कि ये लोग अमर हो गए। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये तो हमको पता है। अब हम फंस सकते हैं PVN राव समिति और LM सिंघवी समिति के बारे में, अगर हमको एकदम याद नहीं है। अगर याद है तो हम ये जानते हैं कि LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से जुड़ी हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि नहीं है, संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, ये नहीं संबंधित है PVN राव समिति। तो 48 का हमारा उत्तर होगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? देखिए, ये सीधा प्रश्न नहीं लेकिन घुमा करके है। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, जैसा कि मैंने आपको बताया लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो 49 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये भी आसान प्रश्न है। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है,
तो इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद और रुदल शाह का वाद, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें केशवानंद भारती है ही नहीं ऑप्शन में, तो जाहिर सी बात है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो 50 का जो है होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केशवानंद भारती वाद में ये हुआ था। अगला, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखिए, जो प्रावधान है, प्रावधान ये कहता है जैसे कि अगर राज्य स्तरीय दल बनना हो तो राज्य और लोकसभा में से किसी चुनाव में 6% वोट आपको प्राप्त करना है, साथ में ही 1 या 2 सीटें भी जीतनी है लोकसभा की। और एक प्रावधान क्या कहता है, ठीक है, तो इसमें जो है आप समझिए ये जो लाइन लिखा गया है बी, कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, साथ ही लोकसभा की 1 या 2 सीट जीतता है, ये प्रावधान है। लेकिन कई जगह ये लिखा गया है या नहीं है, मतलब ये दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, 6% और 1-2 सीट भी होना चाहिए। और जिसमें केवल एक प्रावधान है उसमें यह है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर है सी, लेकिन हर जगह इसका उत्तर बताया गया है बी। तो आप लोग निर्धारित करिए कि इसका उत्तर क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश तो हमको पता है, हम अब दिमाग लगा रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें आंध्र प्रदेश पता है कि भाषाई आधार पर पृथक राज्य जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश तो पहले नंबर पे होना चाहिए। हमको कोई क्रम नहीं पता है, हमें बस आंध्र प्रदेश का पता है, ठीक है, कि ये सबसे पहले बना, हमको ये पता है, इतना पता है, इन जनरल इतना पता रहेगा ही, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर आंध्र प्रदेश पहला है और कालानुक्रम में लगाना है तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा। तो पहले नंबर पे हम देख रहे हैं ए और बी में ही है, 1 से शुरू हो रहा है, आंध्र प्रदेश शुरू हो रहा है। सी और डी नहीं है, ठीक है, सी और डी नहीं है। कोई 3 से शुरू हो रहा है, कोई 4 से, यानी कोई हरियाणा शुरू हो रहा है, कोई सिक्किम से। ए और बी ही आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि आंध्र सबसे पहले बना है, ये हम जानते हैं। तो हमने 4 ऑप्शन को दिमाग लगा के क्या कर दिया, 2 कर दिया। एक सूचना हमारे पास है कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, ये सूचना है, और उसी का प्रयोग करके हमने ऑप्शन को 4 से कर दिया 2। तो अब हमारे पास आगे क्या रास्ता है, एक रास्ता तो ये हो सकता है कि जय श्री राम बोल करके ए बी में से कोई मार दीजिए, और नहीं तो फिर उसके लिए दूसरी सूचना चाहिए। अब दूसरी सूचना क्या है कि हमें पता है कि इन क्रमों में सिक्किम बाद में बना है, तो इससे क्या हमें मदद मिल सकती है। तो देखिए 4 यानी सिक्किम अंतिम पर है, ये दोनों ऑप्शन में है। तो इस सूचना से हमें लाभ नहीं मिला कि सिक्किम सबसे बाद में बना है। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 लिखा होता और इसमें 4 लिखा होता तो हम उत्तर निकाल करके ले आते, क्योंकि मूल जो है एग्जामिनर ये चाहता है कि आप हरियाणा और हिमाचल में बताइए कि हरियाणा पहले बना कि हिमाचल पहले बना। इस प्रश्न का मूल यही है, इसलिए दिमाग नहीं लग रहा है। ये पता होना चाहिए कि हरियाणा पहले बना है या हिमाचल पहले बना है, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया और हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बाद में हिमाचल प्रदेश बना। तो हरियाणा पहले बना, हिमाचल उसके बाद बना। तो क्रम क्या होगा, आंध्र प्रदेश सबसे पहले, फिर ये जो चार्ट है इसके हिसाब से, फिर हरियाणा यानी बी 3, फिर हिमाचल प्रदेश 2 और ये। तो 52 का हमारा हो जाएगा बी। 52 का हमारा क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी।
भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके माध्यम से क्या गया था 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1909, इसके द्वारा क्या किया गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, प्रांतों में दैव शासन की शुरुआत हुई थी और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर सही होगा 53 का डी होगा, क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।